आज के वीडियो में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के मेन एप्लीकेशन फाइबर ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पर हम लोग स्टडी करेंगे। आज का इस प्रकार से हमारा टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर फाइबर ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पूरी प्रक्रियाओं का यूज होता है। उसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। फाइबर ग्लास के केबल जो है इंफॉर्मेशन के जो ट्रांसमिशन है उसी प्रकार से की जाते हैं जिस प्रकार टेलीफोन लाइन द्वारा जो है किया जाता है। अब हमने भी बताया कि परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन जो होता है टोटल रिफ्लेक्शन होता है इसमें। और इसमें एक मान लीजिए कि आपने ग्लास का कोई ये रॉड ले लिया आपने और ये जो है इसमें हमने बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन में विच इज़ द बेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। अब कोई रेज जो है हमारी इधर से एंटर करती है ग्लास में, तो ये जो है इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो करके टोटल रिफ्लेक्ट हो करके इस तरह से मूव करती हमें नज़र आएगी। और ये क्या है, ये टोटल रिफ्लेक्शन है, ये कंटिन्यू हमारा चलता रहता है। अब इसमें क्या है कि ये लाइट बीम जो एक पतली ग्लास की छड़, ये देखिए ग्लास है तो ये हमारी क्या है, लाइट बीम है। ये हमारी लाइट बीम है, लाइट बीम जो पतली ग्लास की छड़ में एक सिरे पर जब इंसिडेंट किया जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण लाइट बीम इस ग्लास की छड़ के अंदर ही रहता है। यानी कि देखिए मैंने यहाँ पे इंसिडेंट किया तो ये इसके अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं निकल पाता। यही क्रिया क्या कहलाती है, फाइबर ऑप्टिक्स कहलाती है। यानी कि जब हम लोग जो है किसी लाइट बीम को जो है इंसिडेंट करते हैं ग्लास में तो ये इसके अंदर ही रह जाती है टोटल रिफ्लेक्शन के कारण। यहाँ टोटल रिफ्लेक्शन होता है, इसी तरह चूँकि कंटिन्यू चल रहा है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, यानी कि हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं इसे। ठीक है, यह क्रिया जो है फाइबर ऑप्टिक्स कहलाती है। अब आप देखो कि ये ग्लास की छड़ इतनी पतली है कि इन्हें ही फाइबर हम लोग कहते हैं। ये तो मतलब इसमें हमने थोड़ा चौड़ा दिखाया है। जनरली एकदम जैसे बच्चे जो खिलौने खेलते हैं या कोई लाइट की कोई चीज़ें आती हैं तो उसमें जो है पतले पतले जो है धागे नुमा जो है स्टिक्स होती हैं जो ग्लास रॉड की तरह फील होती हैं, वही चीज़ जो है एज ए फाइबर है। इसकी चौड़ाई जो है हम लोग के जैसे बाल की मोटाई जैसे होती है, जस्ट उसी प्रकार से होती है। आप ये कह सकते हैं कि ग्लास फाइबर जितना पतला होगा उतना ही अधिक उसका फंक्शन जो है एफिशिएंट होगा। यानी कि थीनर यदि जो है या थिनेस्ट हम कर लेते हैं, थिनेस्ट फाइबर ले लें यानी बहुत ही पतला, तो वे क्या हो जाएगा, मोर एफिशिएंट फंक्शन देगा, मोर एफिशिएंट फंक्शन। यानी कि विच फंक्शन एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द थिकनेस ऑफ फाइबर ग्लास। यानी कि बहुत ही थिन, हमने बता दिया कि सच एज ए हेयर ऑफ ह्यूमंस। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक ये हम लोग लेते हैं और इसके ऊपर ये हम लोग इसको बड़े रूप में लेते हैं। ये मान लिया हमारा ये ग्लास है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आप चौड़ा ले रहे हो, तो यहाँ पे समझने के लिए हम लोग को इतना चौड़ा लेना पड़ेगा, हालांकि वो एकदम पतला होता है। अब इसका ये जो है ये इसकी मेन एक्सिस बना दिया। अब इसको ये बाहर से भी टैकअप किया। अब यहाँ पे जब रेज इंसिडेंट हो रही है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो है थीटा नॉट और ये जो है टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है।
इसको हम लोग इसको इस तरह से कर देते हैं। इसका डायरेक्शन हम लोग शो कर देंगे, ये इस डायरेक्शन, ये यहाँ और ये यहाँ। यदि हम इसमें एक नॉर्मल डाल दें तो ये जो है हमारा मान लिया क्या है, फाई है, और ये यहाँ पे जो है क्रिटिकल एंगल से जो है इंसिडेंट एंगल जो है जब बड़ा होगा तो हमें जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पार्ट होता है ये वाला, ये एक्सिस जो है ये क्या बोला जाएगा, कोर, और ये क्या बोला जाएगा, क्लैडिंग। यानी कि इसकी जो बाहरी परत होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक, अब कोर भी एक ग्लास, कोर का जो ग्लास होता है और क्लैडिंग का जो ग्लास होता है, दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोनों डिफरेंट होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग वे डिफरेंट। अब ये डिफरेंट क्यों ना हो, यहाँ पे किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, यानी कि क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह ग्रेटर होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। यानी कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह कम होता है और इसका क्या होता है, अधिक होता है। मान लीजिए कि इस पार्ट का जो है हमने मान लिया N1, ठीक है, इसको हमने N1 मान लिया, ये N2 मान लिया, और यहाँ पे हमने जो है चूँकि ये एयर हम शो कर रहे हैं तो इसको हमने मान लिया N0, ठीक है, N0, ठीक, ये N0 हो गया, N1 हो गया, ये ऊपर का पार्ट हमारा क्या हो गया, N2 हो गया। अब यहाँ पे इसके लिए एक मस्ट कंडीशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज ग्रेटर देन द कोर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ये तो हमारा मतलब कोर एंड क्लैडिंग था। अब हम लोग इसमें हम देखते हैं कि यदि हम इसको एक क्रॉस सेक्शन इसका काट लें, क्रॉस सेक्शन से भी हम लोग क्लैरिफाई कर लें, तो ये मान लिया, ये जैसे ये है यहाँ पे, ये मान लीजिए कि हमने ऐसे से काट लिया, ठीक ना। अब यहाँ पे ये हमारा ये हमने यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, कोर हो गया, ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। अब ये जो है ये हमारा क्या हो गया, क्लैडिंग हो गया, और ये क्या हो गया हमारा क्लैडिंग। ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लैडिंग, ठीक। अभी हमने अलग से क्रॉस सेक्शन में मैंने समझा दिया। ये तो यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब में था, एज ए फाइबर के रूप में मैंने बताया था। अब ये जब प्रकाश की किरणें फाइबर में लेफ़्ट साइड, अब देखें इस बार फिर से इसका हम वर्किंग बता दे रहे हैं। जब लाइट रेज जो है इसमें फाइबर में लेफ़्ट साइड से एंट्री कर रही होती हैं, तो ये इस प्रकार से एंट्री करती हैं कि क्रिटिकल एंगल से अधिक हो। ये मैंने बताया था आपको, यानी इसकी कंडीशन है फाई इज ए ग्रेटर देन फाई सी, फाई इज ए ग्रेटर देन फाई सी, यानी कि ये इंसिडेंट एंगल जो है ये आपका फाई सी यानी क्रिटिकल एंगल से मोर होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऐसा, जब ऐसा होता है तो निश्चित है कि टोटल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि जब फाई जो है ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तो ऐसे कंडीशन में यह सर्टेन है कि टोटल रिफ्लेक्शन कन्फर्म हो गया। अब लाइट रिफ्लेक्शन बार बार जो है रिफ्लेक्ट हो करके जो है ये लेंथ के जो है अलॉन्ग जो है मूव कर रहा है। जब ये बार बार रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे ऐसे ऐसे,
करके, ये देखिए यहाँ आया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे करता ये जो है मतलब ये लेंथ के जो है अलॉन्ग जो है मूव कर रहा है, इसका मूवमेंट हो रहा है। और ये इसके फाइबर के सेकंड ये जो ये वाला सिरा है, इसके सिरे पर मान लीजिए इसका कहीं ना कहीं तो होगा ही, वहाँ पे हम कोई डिवाइस अप्रोच कर देते हैं, ये सेटअप कर देते हैं, तो ये जो है उसमें जो है रिसीव हो जाएगी। इस किरण का टोटल एनर्जी जो होता है कोर में, यानी कि ये जो इसमें एनर्जी है वह कोर की लेंथ के अंदर ही रहता है, वह कोर की लेंथ के अंदर ही रहता है। इसका कोई भी पार्ट किसी भी रिफ्रैक्शन पर बाहर नहीं निकलता, यानी कोई भी रिफ्रैक्शन पार्ट जो है बाहर नहीं निकलता। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ से जैसे रिफ्रैक्ट हुआ तो ऐसा नहीं कि ये बाहर निकल जाएगा, ये फिर ये रिफ्रैक्ट होकर अंदर चला आएगा। ठीक है, ये कंटिन्यू इसी में बना रहता है, इसकी ये विशेषता होती है। और इसकी पूरी एनर्जी जो है कोर की लेंथ के अंदर सीमित रहती है। अब मान लिया कि रेज जो है एयर है, ये देखिए ये पार्ट मैंने यहाँ एयर को शो किया है। देखिए यदि मान लिया कि एयर और कोर बाउंड्री है पर एक्सिस थीटा नॉट पर जो है इंसिडेंट होता है। यहाँ पे कोई किरण जो है यहाँ पे कोर बाउंड्री के इंसिडेंट पर जो है रसोई पर जो है ये इंसिडेंट हो रहा है थीटा नॉट एंगल पे। अब यहाँ पर जब ये इस प्रकार से होगा तो निश्चित रूप से N1 इज ए ग्रेटर देन N2, N1 इज ए ग्रेटर देन N2, यानी कि फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर रहेगा। यानी कि N1 ये कंडीशन N1 इज ए ग्रेटर देन N0, N2 ने N0 एयर से ले रहा है ना, तो N1 और N0। ठीक, तो ये नॉर्मल से हटती हुई दूर चली जाएगी। अब यहाँ पे ये इसका नॉर्मल है, यहाँ पे ये इसका नॉर्मल है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो है इसका यहाँ पे नॉर्मल हो गया। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे देखोगे दूर हटती हुई क्रॉस हो रही है यहाँ पे। और ये कोर के क्लैडिंग बाउंड्री पर जो है नॉर्मल से फाई एंगल पर जो है रिफ्लेक्ट होती है। अब हम स्नेल्स के लॉ से देखेंगे तो ये हम पाएंगे कि N0 साइन थीटा नॉट इक्वल टू N1 साइन, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 90 माइनस फाई सी। अब ये क्या हो जाएगा, N0 साइन थीटा नॉट इक्वल टू N1, अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस फाई सी। क्या हो गया हमारा कॉस फाई सी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर टोटल रिफ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशंस है, और टोटल रिफ्रैक्शन क्या कंडीशन होती है, फाई इज ए ग्रेटर देन फाई सी। ये मैंने बताया था, इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दें, समझ जाना, यहाँ पे फाई आई कर दो, फाई आई इज ए ग्रेटर देन फाई सी, यानी फाई आई मीन्स इंसिडेंट एंगल, अब फाई सी मीन्स क्रिटिकल एंगल। ठीक, अब ये टोटल रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशंस होती है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर तो हमने वहाँ ये बता दिया। अब यहाँ पे कोर के लिए देखिए आप, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पे इस फिगर को आपको बार बार टेकअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आप पाओगे कि देखिए ये आपका कोर है, और यहाँ N1 मीडियम है, यहाँ पे क्या है N2 मीडियम है, N1 मीडियम है और N2 मीडियम है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि N1 साइन फाई सी
इज इक्वल टू N2 sin 90 डिग्री। ठीक भाई, अपने जो है नॉर्मल से हटती है वो। अब यहाँ पे साइन फाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा N2 अपान N1 इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हुआ साइन फाई सी इक्वल टू N2 अपान N1 इंटू 1। 1 हो गया तो ये हो गया साइन फाई सी इक्वल टू N2 अपान N1। अब cos फाई इक्वल टू क्या होता है, cos फाई सी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी अंडर रूट इक्वल टू 1 माइनस N2 अपान N1 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 माइनस N2 स्क्वायर अपान N1 स्क्वायर अंडर रूट। अब इसमें एलसीएम लेके हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपान N1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा cos फाई सी। अब इस cos फाई सी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुटअप कर देते हैं। पुटिंग cos फाई इन इक्वेशन 1। अब वहाँ पर क्या था हमारा, ये हमारा हो जाएगा, वहाँ पर था N0 साइन थीटा नॉट इक्वल टू N1 cos फाई सी था, ये इक्वेशन दिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, N0 साइन फाई नॉट इक्वल टू N1 cos फाई की वैल्यू क्या है हमारी, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर दिया है। तो हम लिखेंगे इसमें N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपान N1 स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, क्या हुआ, साइन फाई से इक्वल टू N1 अपान N0 N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपान N1 स्क्वायर अंडर रूट। अब ये जो है N1 स्क्वायर है और यहाँ पे N1 है, ये अंडर रूट है, तो ये इधर आएगा तो N1 N1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अंदर जाता है तो N0 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन फाई सी इक्वल टू N1 अपान N0 N1 साइन फाई सी इक्वल टू N1 तो N1 कट गया, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपान N0 स्क्वायर। ये हमारा था फाई नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस एंगल, हाफ एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, अभी हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल के विषय में ही पढ़ेंगे। अब एक्सेप्टेंस एंगल में जो है देखने के लिए, अब एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल। अब एक्सेप्टेंस एंगल में जो है, जब ये, अब यहाँ पे हमने बताया था कि आपका फिगर है, इसको हम लोग फिर एक बार टेकअप करेंगे। ठीक, अब ये जो फिगर बना हुआ है, यदि इसको में हम जो है एक कोण, यानी इसको जो है हम लोग थीटा नॉट, यानी यहाँ पे कोई एंगल लेते हैं और उसके परितः जो है उसके यही थीटा नॉट के जो है अराउंड हम लोग इसको मूव करा दें तो ये हमें एक कोण मिल गया। ठीक है, इसको ये हमें इस तरह से कोण मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो एंगल है इसका, यानी घुमाने पर जो हमें एक कोण प्राप्त होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोण। हिंदी में बोलते हैं एक्सेप्टेंस शंकु या ग्राह शंकु, इस तरह से बोलते हैं। तो जो इसका वर्टेक्स है वह क्या कहलाता है, एक्सेप्टेंस एंगल। इसका वर्टेक्स क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस एंगल। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब हमने वहाँ बताया कि वर्टेक्स जो है उसका
एक्सेप्टेंस एंगल कहलाएगा। अब यहाँ पे जो है यदि थीटा नाट को जो है कोर एक्सिस के अराउंड घुमाया गया, ये तो बताया मैंने कोर एक्सिस के, तो ये आपको एक्सेप्टेंस एंगल मिल गया। अब इसमें आप ये देख सकते हो कि यह जो है थीटा नाट का जो है ट्वाइस होता है, बस अभी ये चीज़ लगी बताने के लिए। इसमें ये थीटा नाट का ये ट्वाइस होता है, यानी कि यदि हम थीटा ए यानी कि एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू 2 थीटा नाट मीन्स 2 n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा क्या एक्सेप्टेंस एंगल, ये हमारा एक्सेप्टेंस एंगल को शो करेगा। हम लोग ये कह सकते हैं इस कोण को जो है एक्सेप्टेंस कोण हाफ एंगल भी कहते हैं। इसको हम लोग एक्सेप्टेंस कोण हाफ एंगल भी हम लोग कहते हैं इसको। ये तो हमारा ये था। अब इसके मेजर करने के लिए जो है एक अन्य विधियों का इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी कोण ऑफ एक्सेप्टेंस को यदि हम डिफाइन करें तो एक जो है अन्य विधि हमें मिलती है न्यूमेरिक एपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर ये जो है Na, ये क्या है Na, ये जो है Na इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये जो है दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस होता है, यानी कि ये यदि n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, और इसका मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। वैल्यू ऑफ Na कैन नॉट मोर देन 1। अब एक प्रकार से आप देखोगे कि न्यूमेरिकल अपर्चर जो है किसी फाइबर की वह माप है जो बताती है कि कितना प्रकाश ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इट इज अ मेजरमेंट जो बताता है कि कितना जो है प्रकाश ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके।